चलिए, हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा काम है रिक्वायरमेंट लेना, वो ह्यूमन इंटेंसिव है और कम्युनिकेशन इंटेंसिव है। यानी बहुत 80% हम यही काम कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। और हमारा वास्ता लोगों से पड़ रहा होगा, चाहे वो रिक्वायरमेंट देने वाले हों, चाहे वो डेवलपमेंट टीम वाले हों। तो ये एक ह्यूमन इंटेंसिव काम है और एक कम्युनिकेशन इंटेंसिव काम है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, वो आपको कोई चीज़ निकाल के दे देगा और आप बस ले आएंगे और बस उसको फिट करेंगे मशीन में, और तो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट के लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, कंडक्ट करेंगे उस मीटिंग को, तो कितनी जल्दी आप इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो वो सारे लोग हैं स्टेक होल्डर, जिनका स्टेक है, और उनका बिहेवियर और कंडक्ट कब सपोर्टिव होगा और कब सपोर्टिव नहीं होगा, ये बहुत डिपेंड करेगा आपके स्किल्स के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर और आपके होमवर्क के ऊपर, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियर को ये समझने की ज़रूरत है कि उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, और उसको क्या कस्टमर के बारे में या स्टेक होल्डर के बारे में या जो रिक्वायरमेंट दे रहा है उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो स्टडी है। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी। वो स्लाइड देख लीजिएगा और वो जो वीडियो है वो देख लीजिएगा। अब हम ज़रा आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो मॉड्यूल या जो भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं उसको आप मैप करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे, और उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन लोग जो हैं वो रेलिवेंट है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उनकी पर्सनैलिटीज को आप एनालिसिस करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करेंगे और एक स्टेक होल्डर रजिस्टर बना देंगे, ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कौन कौन लोग हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है और उनकी नीड क्या है फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट तो होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होता है, क्योंकि ये जिन लोगों के बारे में बनाया जा रहा है, अगर उनके बारे में उनको पता चल गया कि आपने क्या असेस किया, तो ये पब्लिक नहीं होता है, ये इंटरनल होता है। कुछ लोगों के साथ शेयर होगा, जिन लोगों को, जो सीनियर लोग हैं फ्रॉम द वेंडर साइड, ठीक है। इट्स नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, जैसे बाकी सारे डॉक्यूमेंट तो पब्लिक होंगे, लेकिन स्टेक होल्डर रजिस्टर वुड नॉट बी पब्लिक, ठीक है। तो सवाल ये कि क्या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले महीनों होते हैं हमारे पास या हफ्तों होते हैं ये सब करने के लिए? द आंसर इज नो, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा वक्त होता है जिसमें लोगों को आपको समझना है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बीए के रोल में है या इस तरह के रोल में है, उनको अपने स्किल सेट को बहुत रिफाइन कर लेना है, बहुत जल्दी से समझ लेना है आधे घंटे की मुलाकात में कि ये कौन है, ठीक है। अब आपको लोग पता चल गए, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गई, पर्सनैलिटी पता चल गई। अब आप एक प्लान बनाएंगे, ठीक है, कैसे एंगेज करेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। मसलन एक आदमी है जो खुश मिजाज है, नॉलेजेबल है, तो उसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जाएंगे, मीटिंग करेंगे, बात कर लेंगे, रिक्वायरमेंट लेके आ जाएंगे। लेकिन उसमें जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि तैयारी करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, नोट्स लेके जाएंगे, सवाल बना के जाएंगे, वो तो सबके साथ ही करेंगे। लेकिन एक आदमी है जिनके बारे में पता है कि बहुत अक्खड़ हैं, बदतमीज हैं और बात नहीं करते हैं, अब उनके साथ जाके रिक्वायरमेंट लेनी है तो क्या कर लेना चाहिए, तब ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। पहले तो उनकी पर्सनैलिटी पता हो, देयर इज हैज टू बी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेटेजी ये होती है कि ऐसे लोगों के साथ आप सींग नहीं लड़ाते हैं, मतलब वो जवाब नहीं देते हैं, आप बस चुप रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, आप उससे बहस करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज एन एडवाइस। तो उसकी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो आप कहते हैं बस ठीक है, जो आपने कह दिया मैंने सुन लिया, आप सही कह रहे होंगे, बहरहाल मुझे पता नहीं है,
ठीक है। तो जो भी वो एक्चुअली इस तरह के बिहेवियर से ना आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। तो अब आप चुप रहें और आप उसको कंट्रोल करें। कितनी देर शोर मचाएगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद फिर वो ठंडा हो जाएगा जब जवाब ही नहीं आएगा। तो हाउ टू मैनेज दोज पीपल, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास। अब फिर ये तीसरा और चौथा पार्ट है कि एक्चुअली आप काम करने जाएंगे, एंगेज करेंगे उन लोगों को, ठीक है। जब आप एंगेज करेंगे तो जो चीजें आपके पास हैं, जो नॉलेज और रजिस्टर आपके पास है, उस हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेटिस्फाई देयर नीड। अब नीड उसकी बिहेवियर की हो सकती है, नीड उसकी रिक्वायरमेंट की हो सकती है, जो भी है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें आप पूरी करेंगे और जो भी उसके इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे, तो वो खुश होगा या सेटिस्फाई हो जाएगा, झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन ये आप सॉल्व नहीं करेंगे तो ये सब करेगा, ठीक है। तो फिर आप उसको प्लान वर्सेस स्ट्रेटेजी देखते जाएंगे और एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके जरा देख लेते हैं इसको। यहाँ तक कोई सवाल किसी को इसके बैकग्राउंड में कि भाई स्टेक होल्डर हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं, या रिक्वायरमेंट इंजीनियर को क्यों ये बातें पता होनी चाहिए, कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। किसी को कोई सवाल के ऐसा क्यों है, या ये गैर जरूरी है, या ये समझ में नहीं आ रही है? एनीबडी हु हैज दैट क्वेश्चन इन माइंड? क्लास में से किसी के जहन में तो सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चलिए, किसी के जहन में सवाल नहीं, ये भी एक अच्छी बात है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, अब स्टेक होल्डर कौन है, ये डेफिनेशन है स्टेक होल्डर की, पढ़ लीजिए। हमने इसको हम ऐसे ही आगे जाएंगे, ठीक है। यू नो दिस, हु इज स्टेक होल्डर, ठीक है। अब ये है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर। एवरी प्रोजेक्ट जो है, अर्ली प्रोजेक्ट स्टार्टअप, यू बिगिन टू अनकवर द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट तो देख लिया आपने, लेकिन बहरहाल इधर उधर लोगों से मालूम करके आपको मालूम हो गया कि हु विल कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। हु विल कंट्रीब्यूट का मतलब है बाज लोग ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हैं बिकॉज ऑफ देयर डिजिग्नेशन एंड पोजीशन, लेकिन बाज लोग ऐसे होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो डिजिग्नेशन पोजीशन नहीं होंगी, लेकिन वो बहुत नॉलेजेबल होंगे, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आपकी अगर प्रैक्टिस है तो फिर आपको जल्दी से पता चल जाएगा कैसे इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो थिंक ऑफ एन एंटायर बिजनेस प्रोसेस। अब आप उस प्रोसेस को रन थ्रू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें ये वाले से आप कौन है, अच्छा ये वाले से आप कौन है, अच्छा ये वाले से आप कौन है, ठीक है। जब प्रोसेस का ड्राई रन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इनके पास जाना है, उसके बाद इनके पास जाना है, उसके बाद इनके पास जाना है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किन लोगों के पास मुझे जाना है, कौन से लोग हैं जो मुझे पोटेंशियल है रिक्वायरमेंट देने के, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चीजें जो आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपको 3 तरह के लोग देखने होंगे। शुरू में तो आपने उन लोगों को सेटिस्फाई करना है जो बात हाई इम्पैक्ट है और हाई इन्फ्लुएंशियल है। ये टॉप के लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट है, जो जिन्होंने आपको बुलाया, जो पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो टाइम पे काम खत्म होना चाहिए, कॉस्ट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, इनका क्या कंसर्न है, इनके क्या वो है। फिर दरमियान के लोग जो हैं, जो फंक्शनल मैनेजर या डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ये वो लोग हैं जो आपको असाइंड लोग देंगे, मशीनें देंगे, जगह देंगे। इनके कोई मसले होंगे, पेन पॉइंट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे जो आप सॉल्व करने आए हैं। तो इनसे डिस्कशन किसी और तरह से होगा, इनसे किसी और तरह से बात पूछी जाएगी, ठीक है। आखिरी वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो एक्चुअल प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। ये वो लोग हैं जो कीबोर्ड यूज करते हैं, जो रिपोर्ट चलाते हैं, जो स्क्रीन चलाते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो एक्चुअल प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग हैं। तो इनसे बहुत डिटेल में बात होगी, इनसे बहुत मतलब कंपैरेटिवली, ठीक है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो इन लोगों से बहुत कंपैरेटिवली बात होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहला काम आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पढ़ लेंगे और उसमें से जो जो लोग नजर आ रहे हैं वो देख लेंगे, ठीक है। ये तो आपका एक वो होता है कि जनाब कौन सा डिपार्टमेंट है, इसमें कौन कौन से लोग हैं, और उनसे जाके मिल लेंगे, उनसे सारी चीजें ले लेंगे, ठीक है।
तो कुछ लोग होते हैं जिनको आप अनऑफिशियली देख रहे होते हैं, ठीक है ना। लुक फॉर द अनऑफिशियल पीपल ऑफ द इन्फ्लुएंस। तो अनऑफिशियली जब ऑर्गेनाइजेशन दो चार लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नॉलेजेबल आदमी कौन है और कौन बहुत 15 साल से इसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उसकी नॉलेज बहुत होगी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो डेलीजेंट वर्कर कौन है, इनफॉर्मल लीडर कौन है। बॉस तो वो है लेकिन एक्चुअली लोग सारे इससे जाके पूछते हैं, इससे मशवरा करते हैं, तो ये कौन आदमी है, इससे जाके भी मुझे भी मिलना चाहिए। अब ये एग्जांपल है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की कि आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना हुआ है, सीईओ है और सेल्स की टीम है, लॉजिस्टिक की टीम है, फाइनेंस की टीम है, आईटी की टीम है, एचआर की टीम है। एक बना के मैंने आपको दिखाया। बाकी टीम को नीचे नीचे नहीं दिखाया क्योंकि हमारा जरा कंसर्न सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हमें मालूम है कि ये वाले लोग जो हैं शायद हमारे ज्यादा काम के, इनसे मिलना, इनसे रिक्वायरमेंट लेना, इनकी पर्सनैलिटी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्योंकि हम आईटी से बहुत इन्वॉल्व होंगे तो शायद इनसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और इनके ऊपर जो लोग हैं ये वाले एक अलग स्टेक होल्डर हैं, सीईओ हैं या बोर्ड है जो भी है। तो सीईओ, सेल्स मैनेजर, आईटी मैनेजर, ये हमारे बहुत काम के लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारे बाकी लोगों से ये वाला पहला लेवल है, फिर ये मिडिल लेवल है और ये आखिर के लोग हैं, ठीक है। ये अब आप डिवाइड कर सकते हैं स्टेक होल्डर को इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। जब आप इनकी स्टडी करते हैं तो इंटरनल में ये लोग हैं, टॉप मैनेजमेंट है, रिक्वेस्टर है, पीएम है, एंड यूजर है, टीम मेंबर है, कंसल्टेंट है। जरा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कोई मसला है जिसकी वजह से आपको बुलाया गया है, पैसे दिए जा रहे हैं, टाइम दिया जा रहा है, तो क्या उसके जहन में, तो दिस इसको बिजनेस प्रॉब्लम कहते हैं। टॉप मैनेजमेंट आपको बिजनेस प्रॉब्लम बताएगा, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। और रिक्वेस्टर वो है जिसने इनिशिएट किया होगा, जिसने टॉप मैनेजमेंट को बोला होगा कि भाई ये मसला है, तो उससे मिलना, उसके आइडिया पे डिस्कस करना, उससे वाई मालूम करना कि क्यों कर रहे हैं, चाहते क्या है, वैल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आइडिया किसका है। तो नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होगा, उसको किसी ने बताया होगा, किसी डिपार्टमेंटल हेड में या कहीं से, तो वो उससे मिलना भी जरूरी है, ठीक है। अभी पीएम को छोड़ देते हैं, एंड यूजर वो है जो एक्चुअल कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, यूज द सर्विस, इन लोगों से भी मिलना है, ठीक है, ताकि इनका भी इनपुट आ जाए। और एक्चुअली यही लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बताएंगे हमें, ठीक है। तो दूसरे बाकी टीम मेंबर्स हैं। कंसल्टेंट वो होता है एक्चुअली जब आप कोई चीज स्टडी करते हैं और आपकी नॉलेज नहीं होती है, तो आप किसी से मशवरा करते हैं, ठीक है। तो वो मशवरा करने वाला कोई भी आदमी हो सकता है, somebody who's very knowledgeable, ठीक है। या तो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो आदमी है, ठीक है, जो एक्सपर्ट है इस चीज का, जो आपको बैठेगा, बताएगा, समझाएगा, ठीक है। तो उसको कंसल्टेंट कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक ये एक्सटर्नल लोग हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे या यूज करेंगे। और वेंडर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, रेगुलेटर हो सकते हैं। यानी अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बैंक के लिए तो स्टेट बैंक इज ए रेगुलेटर, या कोई फार्मेसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो फार्मेसी को जो रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका वो भी उसकी पॉलिसी आप छोड़ नहीं सकते ना, वो जो रेगुलेशन की पॉलिसी है वो आपके सॉफ्टवेयर में होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आई है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज और बी ए बॉडी ऑफ नॉलेज, बिजनेस एनालिसिस, बेबॉक कहते हैं, पीएम बॉक कहते हैं इसको, पीएम बॉक, बेबॉक, ठीक है। तो ये है, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मुख्तलिफ है। प्रोजेक्ट मैनेजर आपने सुना होगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का सुपर सेट जो है ना वो पीएमओ ऑफिस होता है, और उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उससे नीचे पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, और उसके नीचे प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट वो है, बिजनेस एनालिस्ट है और प्रोजेक्ट मैनेजर है।
डोमेन एसएमईज कहलाते हैं वो लोग जो डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं, फंक्शनल चैंपियन होते हैं, ठीक है, तो ये डोमेन एसएमईज कहलाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज आपकी डिजाइन टीम, डेवलपमेंट टीम और टेस्ट टीम, ठीक है, तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन एसएमईज कहलाते हैं, ठीक है ना। रेगुलेशन, सप्लायर, स्पॉन्सर, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो ये नॉर्मली ये स्टेक होल्डर्स हैं आपके पास, ठीक है, ये कस्टमर है जो बताएगा, बुलाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, और ये इम्प्लीमेंटेशन टीम है जो सॉफ्टवेयर बना के देगी, ठीक है। अच्छा, ये जहन में रहे कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर या पीए का जो पोर्टफोलियो है उसमें डिजाइन करना या डेवलप करना ये उसका पोर्टफोलियो नहीं है या उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, या ये बात आपको समझने की जरूरत है। अभी आपने स्टडी कर लिया, लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया और लोगों की पर्सनैलिटी समझ ली, तो आपके पास क्या आ गया, एक आउटपुट आ गया जो स्टेक होल्डर रजिस्टर कहलाएगा, ठीक है। तो स्टेक होल्डर रजिस्टर में आपने क्या किया, कौन लोग हैं, उनकी असेसमेंट लिख ली और उनकी क्लासिफिकेशन लिख ली, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। स्टेक होल्डर का नाम, पोजीशन, लोकेशन, रोल, ठीक है, सारी चीजें आपने लिख ली, ठीक है। तो पोजीशन से आपको अंदाजा हो जाएगा उसके इन्फ्लुएंस का, ठीक है। अभी असेसमेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जनाब उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसका इन्फ्लुएंस कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, उसकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट तो नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है कि वो स्पेशल रिक्वायरमेंट से मुराद ये है कि अगर वो बहुत सीनियर बॉस है तो वो सुबह के वक्त नहीं मिलते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं, और अगर बैंकर हैं तो थोड़ी सी सुबह मिलते होंगे और 3 बजे के बाद वो नहीं मिलेंगे। अब ये सारी चीजें स्पेशल रिक्वायरमेंट में तो आपको मालूम होना चाहिए उनके बारे में, या ये कि वो मीटिंग्स में जरा कम अवेलेबल होते हैं, अकेले मिलने तो आप शाम 5 बजे के बाद तो वो आपको, तो ये सारी स्पेशल रिक्वायरमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में, ताकि आप उनको उसी तरह से कंफर्ट दे सकें, ठीक है। तो ये है, जैसे हमारा एक कस्टमर था जो 9 बजे से 5 बजे तक जाओ तो ही वॉज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, और 6 बजे के बाद उनके साथ हम जो एक्चुअल हमें बाद में पता चला कि ये रिक्वायरमेंट जब देते हैं ना, इनको कहानियां सुनाने का बहुत शौक है, तो 6 बजे से 8 बजे तक हम बैठते थे उनके साथ, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट मिल जाती थी, एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी, ठीक है, सब वो रिलैक्स होते थे। लेकिन सुबह के वक्त वो थोड़ा सा प्रेशर में होते थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हेड ऑफ आईटी थे, तो ये पर्सनैलिटी की, अब हमने क्योंकि अब बीए पढ़ा है जाके, तो हमें समझ में आई कि स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों की, ठीक है। फिर ये आपको बताना चाहिए आखिरी वाली चीज, सपोर्टर है या रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इधर उधर आप खबरें लेंगे, लोगों से पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई ये रेजिस्टेंट है या सपोर्टर है या न्यूट्रल है, ठीक है। तो आप कोशिश करते हैं कि आपको न्यूट्रल मिले या सपोर्टर मिले, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि वो प्रोजेक्ट में सपोर्ट करें। तो जो रेजिस्टेंट है उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल आपको हैंडल करना आना चाहिए ताकि वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। तो ये रजिस्टर बन गया, अब हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। अभी एग्जाम्पल है कि ये वाले साहब, ये वाले साहब, ये इंटरनल हैं, ये प्रोजेक्ट में रोल इनका ये है, तो इट रियली हेल्प्स, ठीक है, इट रियली हेल्प्स। अभी आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो हमें इनके बारे में थोड़े से इसी कागज पे हम नोट्स लिख लेते हैं और हमें मालूम हो जाता है, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा पता चल जाता है, ठीक है। तो ये है, अब ये देखिए नाम लिखे में, और मैं बस आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर किसी पे रेड पेन से क्रॉस मारा हुआ है तो इसका मतलब कुछ और है, और अगर ब्लू पेन से कोई रिमार्क लिखा हुआ है तो उसका मतलब कुछ और है, ठीक है ना। तो अभी हमारी टीम को पता है कि जी सर ने क्या लिखा है या इसका क्या मतलब है। रेड मार्क्स का मतलब है खतरनाक आदमी है, जरा इसको हैंडल याद से करना है, ठीक है। ब्लू का मतलब नॉर्मल कमेंट है, जरा उसको पढ़ लो क्या है, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल होता है, हर एक से शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कोड वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, तो कोड वर्ड्स में लिखने का मतलब ये है कि बाकी लोगों को समझ में ना आए। अब ये एंगेजमेंट एक्चुअली तो 3 तरह की है, लेकिन बहरहाल ये 5 तरह की लिखी हुई है। अनअवेयर, बेचारे को पता ही नहीं है, तो ऐसा भी है, लेकिन ऐसे थोड़े से कम लोग होते हैं। रेजिस्टेंट है कि भाई चाहता नहीं है प्रोजेक्ट हो और
एक्चुअली लोग रेजिस्टेंस होते हैं चेंज से, यार बस चल रहा है ना, कहानी चल रही है, महीने में तनख्वाह मिलती है, क्या जरूरत है, बस पैसे देते रहो और छुट्टियां देते रहो और बस। तो ये माइंड सेट होता है लोगों का, ठीक है, चेंज नहीं होना चाहते, बुराई करना चाहते हैं हर चीज की, और बस ठीक है, कभी खुश नहीं होते। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं न्यूट्रल होते हैं, हो जाए तो भी ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है, चल तो रही है ना दुनिया, बस क्या मसला है, वायरस आ गया तो भी ठीक है, वायरस नहीं आया तो भी ठीक था, कोई मसला क्या है, खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है। तो ये वो न्यूट्रल किस्म के लोग सपोर्टिव होते हैं, उनके पास कोई एजेंडा होता है कि कुछ करना है भाई और बेहतरी लानी है, तो ये वो लोग होते हैं, ठीक है। लीडिंग अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट, ये टॉप मैनेजमेंट के वो लोग हैं जो चेंज लाना चाहते हैं, जो कहते हैं नहीं भाई ऐसे नहीं चल सकता है, चेंज लेकर आओ। तो हम नॉर्मली ये तीन लोगों की बात कर रहे हैं, मेजोरिटी की जो बात है, रेजिस्टेंट है, न्यूट्रल है, सपोर्टिव है। तो न्यूट्रल बहुत सारे लोग होंगे, सपोर्टिव थोड़े से लोग होंगे, इसी तरह से रेजिस्टेंस भी थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन इनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन तो होगा क्या कि न्यूट्रल कौन है और सपोर्टिव कौन है, और इससे क्या होगा अगर आपको ये पता चल गया तो क्या फायदा होगा इससे। मैं 10 लोगों से रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ, उनमें से 2 आदमी हैं जो ब्लॉकर हैं और 2 आदमी सपोर्टर हैं या 3 आदमी सपोर्टर हैं, बाकी न्यूट्रल है, तो इससे क्या फायदा होगा, मुझे कोई बताएगा मुझे, एनीबॉडी जो बीए बनना चाहता है, क्या फायदा होगा भाई। चलिए क्लास जाग नहीं रही है इसलिए कोई फायदा होगा नहीं होगा, सब अटेंडेंस के चक्कर में आए हुए। किसी को सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? व्हाट इज द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड? एनीबॉडी? चलिए सर इन लोगों को रोजा लग रहा है, चलिए तो फिर मैं भी आगे चलता हूँ फिर, ठीक है। अब हमने लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया और लोगों की पर्सनालिटी असेस कर ली, उनको देख लिया, अब हम उनकी मैनेज करने की बात करें, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस हो गया, अब हमें एक प्लान डेवलप करना है, इसमें हम बनाएंगे, ठीक है। भाई दी आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं? एनी ऑफ यू स्टडीइंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? भाई लोग मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है, जवाब नहीं आ रहा तो सर को लगता है कि शायद आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट है ये कि भाई ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का वो आप बनाते हैं, तो पढ़ रहे हैं आप लोग या नहीं पढ़ रहे? नहीं सर, हमारा तो नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा आपका नहीं, जब भी आप जवाब दे रहे हैं, जिनका है वो बेचारे बोल नहीं रहे, चले फिर पढ़ते हैं, तो सवाल जवाब करने की इजाजत नहीं है सर को, ठीक है। चलिए, तो डेवलप अ प्लान, तो प्रोजेक्ट प्लान बनाया आपने अभी FIP के लिए, तो उसमें 3 चीजें मैंने बताई थी। आप लिस्ट ऑफ टास्क होती है और कौन करेगा और कब करेगा, ठीक है। तो अब ये प्लान बनाना है, तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक प्लान होगा जिसमें इंगेजमेंट लेवल होगा कि आप ख्वाहिश क्या है कि हर आदमी आपके साथ सपोर्ट करे, सारा कुछ करे, तो ये कैसे होगा। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स। तो ये बताता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट तो खैर आप समझते हैं। इंटर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जाहिर सी बात है कि जो वेंडर है बाहर से आया, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, और खासतौर पर शुरू में तो वो नया नया होता है, तो उसकी रिलेशनशिप बहुत लोगों से नहीं होती है। लेकिन प्रोजेक्ट एक्वायर करने में कुछ लोगों से मीटिंग होती है, 1 महीना 2 महीने, तो कुछ लोगों से उसकी रिलेशनशिप बन जाती है, आना जाना ये सारे कुछ। तो 2 महीने आने जाने में वो 2-3 लोगों से उसकी ज्यादा रिलेशनशिप होगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है सारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों को नहीं जानता है, तो कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करता है कि इंटर रिलेशनशिप को देखता है कि इन हिसाब से मैं कहूंगा, लॉबिंग करूंगा, इनको समझाऊंगा तो ये उनको समझा पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि मैं डायरेक्ट सीईओ साहब को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सीईओ साहब के राइट हैंड साहब हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई इनको समझाइए। तो मैं कोई झूठ बेईमानी नहीं, लेकिन बात क्योंकि वो ट्रस्ट लेवल अभी नहीं आया, वो मुझे जानते नहीं है, मैं उनको जानता नहीं हूँ,
लेकिन जो मुझे जानता है उनको मैं यूज कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड इंटर रिलेशनशिप। एक दूसरे के रिलेशनशिप को आप वो करते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है, प्रोजेक्ट करना होता है, साल भर में करके आपने जाना होता है 6 महीने में, तो यू यूज दैट। लॉबिंग कहते हैं इसको, लॉबिंग, इंटर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें कोई झूठ बेईमानी नहीं होती, लेकिन इसमें आप स्मार्टली, इंटेलिजेंटली लोगों को लॉबिंग करवाते हैं, यानी उनसे काम करवाते हैं, काम लेते हैं उनसे। आप कहते हैं भाई देख लीजिए ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग करने से पहले आप कुछ लोगों से सेपरेटली मिल लेते हैं जो आपके फेवर करते हैं और डिसीजन आ जाता है इसमें। तो ये वो चीज है। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, अब हर आदमी अलग अलग हो सकता है, हर आदमी से एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, या हर एक आदमी से कम्युनिकेशन एक जैसी नहीं होती है, तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन वो आप थोड़ा सा फाइन ट्यून करते हैं। किसी को डिटेल देनी है, किसी को डायग्राम बना के देनी है, किसी को बोर्ड पे समझाना है, और किसी को जल्दी जल्दी समझाना है, वो बहुत तैयार आदमी है। और ऐसे बहुत थोड़े से लोग होंगे जो फटाफट कहेंगे बस काम की बात करो। ठीक है, तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन दी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। फिर पोटेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर ईच स्टेक होल्डर। तो अब आप उसको कैटेगराइज करते हैं, जैसे ब्लॉकर को किसी और तरह से हैंडल करना होगा, और लेकिन ऐसे लोग जो न्यूट्रल हैं या सपोर्टर हैं उनको किसी और तरह से हैंडल करना होगा। ठीक है, इसको आप यूं समझ लीजिए, अगर आप अपनी क्लास में हैं तो आपकी दोस्ती या क्लोज रिलेशनशिप थोड़े से लोगों की होगी, एक्चुअली जिनको आप समझ लें वो सपोर्टर हैं। तो जो थोड़े से लोगों से आपकी दोस्ती होगी, बाकी क्लास न्यूट्रल होगी, सलाम दुआ हो गई, लोग जानते हैं हमारी क्लास में पढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जो जिनसे अच्छी दोस्ती नहीं है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की कल्चर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ लोग डिफरेंट नेचर के होंगे, कुछ लोग इस तरह के होंगे। ठीक है, तो फिर उनको कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेटेजी क्या है। अब ये स्ट्रेटेजी, ब्लॉकर को हैंडल करने की स्ट्रेटेजी कुछ और है, न्यूट्रल को स्ट्रेटेजी करने की कुछ और है। ठीक है, मेथड्स फॉर अपडेटिंग स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब ये है कि हो सकता है कि आपकी स्टडी रही हो कि ये साहब ब्लॉकर है, लेकिन थोड़े दिन में पता चला नहीं है तो बहुत सपोर्टिव है, तो फिर आप अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप फाइन ट्यून करते हैं, आप प्लान बनाते हैं लेकिन महीने 2 महीने में आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत होती है सही होती है, ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेट को आप सही करते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि आप अपनी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को, प्लान को आप फिर अपडेट कर लेते हैं, सही कर लेते हैं कि यार इसके बारे में तो मैं कुछ और सोच रहा था लेकिन ये तो ये है, लेकिन इनसे मुलाकात करके पता चला ये तो ये है, डिटेल मुलाकात करके। तो यू डू अपडेट योर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, इसके लिए बहुत टाइम नहीं मिलता है आपको। ठीक है, ये बस 1-2 दिन में करके आपने बनाने लगा। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा, ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि ये स्टेक होल्डर जो प्लान है ये शेयर नहीं होता है, ऑफिशियली शेयर नहीं होता है सारे लोगों से, कुछ लोगों से होगा। बिकॉज स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान ऑफन इंक्लूड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, किसी के बारे में लिखा हुआ है ना कुछ, कि फॉर एग्जांपल एक साहब के बारे में नेगेटिव काउंट लिखे, ये बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, सॉरी। ठीक है, तो फिर आप उसको डॉक्यूमेंट में नहीं लगाते हैं, बस एक कागज शेयर हो जाता है लोगों से कि भाई देख लो ये है। ठीक है, तो वो फाइल में नहीं लगेगा, कहीं डॉक्यूमेंट में नहीं जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि बना तो लिया जाता है लेकिन वो कागज पे कहीं लोगों से शेयर हो जाता है कि भाई देख लो जरा इंसाफ के साथ। ठीक है, और इनको जरा समझ लेना है, एहतियात से इस्तेमाल करना है इनको। ठीक है, तो वो जुबानी होता है या कागज पे हो जाता है, वो कहीं डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, रीजन समझ में आ रहा है क्यों होती है ऐसी। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आ रही है, चलिए आप लोगों ने पढ़ना नहीं है लगता है, मुझे आज कोई बोल के नहीं दे रहा है। चलिए, तो मैं अटेंडेंस ले लूं भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ना नहीं है तो मैंने क्यों पढ़ाना है, बस भी हो गया। ठीक है, जरा अटेंडेंस बोल दीजिएगा। अस्मा अब्दुल लतीफ, अस्मा जी, सर मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट। जी, जी लगा दिया, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, नैयर अहमद। चलिए मैं चैट भी ऑन कर लूँ क्योंकि कुछ लोग चैट पे बोलते जाते हैं जो मैं देखता नहीं हूँ।
एक मिनट जी। अच्छा चलिए, कुछ लोग पूछ रहे हैं क्विज के टॉपिक बता दें, ये मैं बता दूंगा अभी। नैयर अहमद, नैयर है, जिनसर अली, जिनसर है, नजर तो आ रहे हैं। काशान अली, प्रेजेंट सर। शहजाद अली, शहजाद। सैफ अली खान, ताबिश अली, सैफ अली खान प्रेजेंट है, चलिए प्रेजेंट लगा दिया। ताबिश अली, जवाद अली मुगल, प्रेजेंट सर। अली अनवर, प्रेजेंट। सर ताबिश प्रेजेंट है। सर ताबिश प्रेजेंट है सर, आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है उनकी। कहाँ है ताबिश यार, अभी ताबिश का तो नाम ही नहीं आया अभी। ठीक है। तला आरिफ, ताबिश अली खान सर प्रेजेंट। ताबिश अली खान प्रेजेंट। ठीक है। अतर आजम, ताबिश अली खान, ताबिश अली खान, चलिए लगा दिया ताबिश अली खान। ठीक है चलिए, सर को भी रोजा लग रहा है। साद बिदानी, प्रेजेंट। आमना फहीम, प्रेजेंट सर। सैयद असद हाशमी, अतरवीर मैसेज कर रहे हैं, चलिए। मोहम्मद हसनैन, असद हाशमी। अच्छा, सारे का स्पीकर खराब है, ये भी बड़ा मसला है। शरियार हसन, अरबाज खान, सर। उमर खान, प्रेजेंट सर। शमीर खान, सर शरियार हसन भी प्रेजेंट है। शामिर का माइक चल रहा। शमीर का माइक नहीं चल रहा, चलिए। सैयद फारूक माजिद, प्रेजेंट सर। एमन मुकरम, प्रेजेंट सर। शेख अब्दुल्ला नासिर, प्रेजेंट सर। अवैस रजा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शाहरुख, सर ये भी प्रेजेंट है। हाँ ठीक है देख लिया। मोहम्मद मुबशिर ताहिर, मुबशिर, मोइजुल हसन, अवैसुर रहमान, अब्दुल वहाब। ये जो मैसेज आ रहा है ना, मैं दोबारा से चलाऊंगा फिर मैं देख लूंगा। अब्दुल वहाब हैं, हाफिज मोहम्मद वकास, हसनी, प्रेजेंट सर। अली जफर, शरियार अली जफर, सॉरी शरियार अली जफर। सर इनका माइक नहीं चल रहा है। उनका माइक नहीं चल रहा। चलिए अब जरा मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, जरा देखता हूँ किस किसने माइक जिसका नहीं चल रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला, नैयर और शहजाद अली। अच्छा शहजाद अली ने लिखा हुआ है, ठीक। शहजाद आपकी लग गई। और कौन रह गया? मोहम्मद हसनैन, इनका कोई मैसेज नहीं है। शरियार हसन, शरियार, अच्छा शरियार, ठीक है अल्लाह के बंदे लगा दिया। और कोई? मोहम्मद मुबशिर ताहिर और मोइजुल हसन। मुबशिर ताहिर है, मोइजुल हसन, अवैसुर रहमान, चलिए। मोहम्मद हाफिज मोहम्मद वकास, ठीक है चलिए। सर मोहम्मद मुबशिर प्रेजेंट है। कौन? मोहम्मद मुबशिर है। मुबशिर लग गया उनकी भी, ठीक है। चलिए अब ये पूछा जा रहा है कि असाइनमेंट में क्या क्या आएगा। तो असाइनमेंट में भाई जो फर्स्ट 2 को छोड़ के बाद जो 2-3 स्लाइड्स हैं उनको पढ़ लीजिए और
अच्छी तरह से पढ़ने के बाद उसको एग्जाम में दे दीजिए। खैर वो आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आसान सा कोई आप दे लीजिए और असाइनमेंट जो है वो जमा करा दीजिए भाई, वरना फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो सर से पूछ लीजिए। सर हमारा के टॉपिक बता दीजिएगा जी सर। आज जो क्विज 2 है उसके टॉपिक भी बता दीजिएगा। बता दिया ना अल्लाह के बंदे, कि जो को छोड़ने के बाद जो आप हैं वो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आप जो है ना रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट वाली स्लाइड है वो पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। नंबर 3 या नंबर 4, 1 और 2 पढ़ लीजिएगा बस। 1 और 2 हो चुकी है ना इसका क्विज नंबर 1 में, तो 3 और 4 को पढ़ लीजिएगा। उसमें से एक असाइनमेंट वो है आपका क्विज। ठीक है, अब क्या पढ़ सब पढ़ लें, अब बड़े हो गए। ठीक है, तो नंबर की फिक्र नहीं करा करें, सीखने की फिक्र करें। अब ये थोड़े दिनों में बाहर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी से, फिर क्या करेंगे? फिर तो नंबर नहीं है ना, सीखना है, सीखने वाले प्रोसेस को सीखना है कि लर्निंग कैसे होती है। तो अभी तक हमारा माइंड सेट लर्निंग वाला नहीं है, वो नंबर और जीपीए और उसके पीछे भागने वाला। ये थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, एक सेमेस्टर और है बस। ठीक है, तो 3 एंड 4 को पढ़ लीजिएगा, 1 और 2 को छोड़ दीजिएगा। और कोई सवाल, कोई चीज? चलिए तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है भाई, कोई सवाल नहीं है।